हेलो दोस्तों, वेलकम टू HSC एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं HSC इंजीनियर के इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ जनरल क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे कुछ टेक्निकल एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और इसके साथ हम देखेंगे रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस क्वेश्चन, और आखिर में हम देखेंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो 4 कैटेगरीज हैं, मोस्टली इन्हीं में से जो इंटरव्यूअर होता है वो HSC इंजीनियर से क्वेश्चन पूछता है। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनरल क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, तो वो होता है कैन यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस इन HSC। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो, आई एम अ सर्टिफाइड HSC इंजीनियर with 8 years of experience in ensuring workplace safety, conducting risk assessment, and implementing HSE policies. I hold a NIBOSH, OSHA, or IOSH certification, and have a work in industries such as oil and gas, construction, manufacturing, etc. My expertise lies in hazard identification, compliance audits, and promoting a strong safety culture. तो इस तरीके से आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हो। जो दूसरा जनरल क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, वो होता है व्हाई डिड यू चूज अ कैरियर इन HSC। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। Workplace accident can be prevented with the right safety measures, and I want to contribute by ensuring compliance and fostering a culture where safety is a priority. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जो जनरल कैटेगरी में आता है, उसमें पूछा जाता है अक्सर व्हाट आर योर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एन HSC इंजीनियर। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो जब भी आप कोई HSC इंटरव्यू स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जवाब आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि माई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट, ensuring compliance with safety regulation, training employees on HSE protocol, investigating accidents, and developing safety program to reduce workplace hazards. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब हम देखेंगे टेक्निकल और नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं HSC इंटरव्यू में। उनमें से सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट इज रिस्क असेसमेंट एंड हाउ डू यू कंडक्ट वन। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि a risk assessment is the process of identifying hazard, evaluating associated risk, and implementing control measures to minimize or eliminate them. The steps include hazard identification, risk analysis, risk evaluation, and applying control measures based on the hierarchy of controls. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो टेक्निकल एंड नॉलेज बेस्ड कैटेगरी में आता है, What are the key elements of an HSC management system? तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि द की एलिमेंट्स इंक्लूड नंबर 1 पॉलिसी एंड लीडरशिप वेयर एस्टैब्लिशिंग अ सेफ्टी पॉलिसी। फिर नंबर 2 इज रिस्क मैनेजमेंट वेयर आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेशन रिस्क। नंबर 3 इज ट्रेनिंग एंड competency. In this part we are educating employee on safety practices. And number 4 is emergency preparedness. In this part we develop our response plans. And number 5 we have incident reporting and investigation. In this part we analyze any accident and prevent future accident. And number 6 is a performance monitoring and auditing in occupational health and safety management system. And in this part we ensure the continuous improvement of organization. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हाजर एंड रिस्क। तो दोस्तों ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि अ हाजर इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म, फॉर एग्जांपल एक्सपोज्ड वायर्स आर द हाजर्स, एंड अ रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी एंड अ सेवेरिटी ऑफ हार्म occurring ड्यू टू दैट हाजर्स, फॉर एग्जांपल द likelihood ऑफ दैट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम एक्सपोज्ड वायर। Then question number 7 we have what is the job safety analysis or JSA and why is it important। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि the JSA is a step by step analysis of a job to identify potential hazard and implement preventive measures. It improves safety awareness, reduce accidents and ensure compliance with safety regulation। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जो HSC इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड व्हेन शुड वी यूज देम। तो इस क्वेश्चन में जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे जो फायर के टाइप्स है वो भी पूछ सकता है और साथ में जो फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स हैं वो भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि देयर आर 5 मेन टाइप्स। क्लास A फायर्स वेयर इज द सोर्स ऑफ फायर इज वुड, paper or any solid material, and we use water based fire extinguisher for that class of fire. Then we have class B fire where source of fire is flammable liquid and we use foam extinguisher to fight with such kind of fire. Then we have class C
where source of fire is electrical equipment, electrical appliance, and we use CO2 fire extinguisher to fight such kind of fires. And then we have class D, and fuels of that class D fire is metal, any metal which is flammable came under the class D fire, and we use DCP or powder fire extinguisher for such fire. And then we have class F or class K fire, which involves the kitchen fires or cooking oil, and we use wet chemical to extinguish such fires. तो दोस्तों ये आपने ध्यान में रखना है कि जो क्लास F होती है वो एज़ पर यूके स्टैंडर्ड है, और क्लास K जो है ये एज़ पर नेफ्पा और यूएसए स्टैंडर्ड की है। फिर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एचएससी इंजीनियर से इंटरव्यू में वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशा एंड निबोश। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि ओशा और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ यूएस बेस्ड रेगुलेटरी बॉडी सेटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड, and NIBOSH or National Examination Board in Occupational Safety and Health is a UK-based certification body that provides internationally recognized safety qualification. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू नो अबाउट द हिरार्की ऑफ कंट्रोल। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि द हिरार्की ऑफ कंट्रोल इज अ सेफ्टी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोलिंग हाजर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट, एलिमिनेशन। In this part we remove the hazard completely. Then we have substitution. In this part we replace the hazard with a safer alternative. Then the step 3 of hierarchy control is engineering control, where we isolate the people from the hazard by applying the engineering control. And step 4 is administrative control, where we change the work procedure and we reduce the risk. And step 5 of hierarchy control is PPE. In this part we provide the personal protective equipment to worker, and PPE is the last resort. After this step means we cannot reduce the risk further anymore. फिर क्वेश्चन नंबर 11 है What method do you use to perform a quantitative risk assessment or QRA, and how do you interpret the results? इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि a quantitative risk assessment is a systematic approach to evaluating risk using numerical values, and the key steps of QRA include hazard identification, where we use HAZID or HAZOP or FME8 methodologies to identify the hazards. And then we have step 2, consequence modeling, using software like FAST to model fire, explosion or toxic release. And then step 3 is frequency analysis, where we use the historical failure data or fault tree analysis, or FTA we call it. Then step 4 is risk calculation, where we combine likelihood and consequences to determine risk level, individual risk per annum or societal risk. And then 5, alarm evaluation, where we ensure risk is reduced to as low as reasonably practicable. Interpreting QRA results involve comparing calculating risk level against regulatory threshold and implementing control measures where risk exceeds acceptable levels. फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में वो है कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बो टाई एनालिसिस इन एचएससी रिस्क मैनेजमेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो जो हाई रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वही इंटरव्यू में पूछती हैं। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि Bow tie analysis is a risk assessment tool that visually represents the relationship between hazards, threats, preventive control, and mitigation measures. The knot of the bow tie represents the main event, such as gas leak. The left side lists threats and preventive barriers, such as pressure monitoring, regular inspections, and the right side of the bow tie lists consequences and mitigation measures, for example, emergency shutdown, evacuation procedure. This method helps in identifying weak links in the control barriers and ensure redundancy in risk management. Then question number 13 जो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में वो है in a confined space rescue operation, what critical step must be followed to ensure worker safety? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि confined space rescues are high risk operation due to oxygen deficiency, toxic gases, and restrictive movement. The key step of confined space rescue operations are risk assessment and entry permit, where we identify hazard, obtaining gas reading, and issuing permit. Then step 2 is standby rescue teams, where a trained rescue team should be on the site with appropriate PPE. And step 3 is air monitoring and ventilation, where we perform the continuous atmospheric test for oxygen deficiency, such as the oxygen level should be between 19.5% to 23.5%. And toxic gases and flammable substances are continuously atmospherically tested. And then step 4 is rescue plan and equipment, using tripod, full body harness, breathing apparatus such as SCABA, and retrieval system should be readily available on site. And step 5 is
communication and emergency response, where we should ensure that two-way communication and medical preparedness are readily available to perform the confined space rescue operation. फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हाउ डू यू अप्लाई द फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस सच एज FMEA टेक्निक इन वर्कप्लेस सेफ्टी। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि द FMEA इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग फेलियर इन प्रोसेस। It involves identifying failure mode, where we listing all possible ways a system can fail, such as valve failure, sensor malfunction. Then step 2 is determining the effects, where we evaluate consequences, for example gas leading, which can lead to fire. Step 3 is assessing severity, occurrence and detection, where we assign scores from 1 to 10 based on severity, likelihood and detection difficulties. And step 4 we have calculating risk priority numbers, which we call also RPN. RPN is equal to severity multiplied by occurrence multiplied by detection. Step 5 of FMEA is implementing control measure, where we address high risk failure modes through engineering control or redundancy system. FMEA is a commonly used in process safety, machine reliability and emergency response planning. फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, डिस्क्राइब हाउ यू वुड कंडक्ट अ HAZOP स्टडी फॉर अ न्यू केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये क्वेश्चन जो बेसिकली अगर आप अप्लाई कर रहे हो प्रोसेसिंग प्लांट या प्लांट के लिए, तो तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हो कि अ HAZOP और hazard and operability study systematically identify deviation in a process design, which step includes define nodes. In this part we dividing the process into sections such as reactor, heat exchanger. And step 2 is applying guide words using keyword like more, less, no, reverse to explore deviation. For example, more pressure may indicate a blocked pipe. Step 3 is identifying causes and consequences, where we assess failure scenario and potential safety impacts. Step 4 is recommending safeguards, where we implement engineering control and procedural control. Step 5 is documentation and follow-up, where we ensure findings are integrated into process safety design. For new plants, early stage HAZOP prevent costly redesigns and reduce process safety risk. Then we have questions related to regulatory and compliance, and we have question number 16 under regulatory and compliance. How do you ensure compliance with HSE regulation? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि I stay updated with local and international HSE law, conduct regular audits, provide employees training, and enforce safety policies to maintain compliance. Question number 17 we have, how would you handle a situation where an employee refuses to follow safety procedure? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि I would first understand their concern, explain their risk, and provide additional training if needed. If non-compliance continues, I would follow company disciplinary procedures. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट स्टेप डू यू टेक आफ्टर अ वर्कप्लेस एक्सीडेंट? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि आई वुड इंश्योर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, सिक्योर द एक्सीडेंट सीन, conduct an investigation, identify the root cause, implement corrective action and report to authorities if required. फिर क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, हाउ डू यू कंडक्ट अ सेफ्टी ऑडिट? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि अ सेफ्टी ऑडिट इन्वॉल्व्स प्री ऑडिट प्लानिंग सच एज रिव्यू पास्ट रिपोर्ट्स, site inspection where we observe workplace condition and we interviews like talking to employees there, documentation reviews, checking the compliance record of organization, and the last we report the finding of audits and recommend corrective action if needed. फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what are LOTO procedure and why are they important? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि LOTO और log out tag out ensures that machinery is properly shut off and not restarted during maintenance and preventing accidental energy release and injuries. फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो आजकल HSE इंटरव्यू में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिनेरियो बेस्ड ही होते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड एन अनसेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग अ साइट विजिट? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि आई वुड स्टॉप द अनसेफ एक्ट इमीडिएटली, एजुकेट वर्कर अबाउट द रिस्क, रिपोर्ट इट टू मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट रीअकरेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू हैंडल एन एमरजेंसी लाइक अ फायर और केमिकल स्पिल? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि आई वुड फॉलो एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर, इंश्योर्स एम्प्लॉय सेफ्टी, एक्टिवेट द एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एंड आई विल कोऑर्डिनेट विद रेलिवेंट अथॉरिटीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ वुड यू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़ ऑन HSE प्रोसीजर?
तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कि आई वुड कंडक्ट एन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम कवरिंग वर्क प्लेस हाजर्स, इमरजेंसी प्रोसीजर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूसेज एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स थ्रू प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एंड असेसमेंट्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग सेफ्टी इश्यूज यू हैव फेस एंड हाउ डिड यू हैंडल। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे लाजमी हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेशक वो HSE ऑफिसर का इंटरव्यू हो, HSE इंजीनियर का इंटरव्यू हो या फिर HSE मैनेजर का इंटरव्यू हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर में आपने कुछ रियल सिचुएशन उसको बतानी है जिसमें आपने कुछ सेफ्टी कल्चर इम्प्लीमेंट किया हो, जहाँ पर कोई रेजिस्टेंट टीम है या फिर रेजिस्टेंट एम्प्लॉय हैं और वहाँ पर आपने सेफ्टी कल्चर जो है इम्प्लीमेंट किया हो और आपको कौन से चैलेंजेस जो हैं वो पेश आए हैं सेफ्टी कल्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो जैसा कि आप इसका आंसर दे सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सेफ्टी इश्यूज आई फेस was getting worker to follow proper PPE requirements at a construction site. Many workers were resistant, seeing PPE as uncomfortable and unnecessary. To address this, I took the steps such as engagement and communication. I conduct toolbox talks explaining the importance of PPE with real life accident example. And number 2, we demonstrate like such as I arrange practical demonstration to show how PPE protect them. Then at a construction site, we management lead by example. I consistently wore my own PPE to set an example. And then I do monitoring and enforcement part. I implemented a system of verbal warning followed by disciplinary action for repeating non-compliance. And then positive reinforcement part. I acknowledge and rewarded worker who consistently follow safety rules. So through this, I overcome the challenges which I faced during the implementation of safety culture in organization. तो दोस्तों ये एग्जांपल थी आपको बताने के लिए सिर्फ कि आप किस तरह इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट HSE ट्रेंड्स एंड रेगुलेशन। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि आई अटेंड सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस, टेक रिफ्रेशर कोर्सेज, आई फॉलो OSHA एंड NIBOSH अपडेट्स एंड आई नेटवर्क विद अदर HSE प्रोफेशनल टू स्टे अपडेटेड विद HSE ट्रेंड्स एंड रेगुलेशन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है A large fire breakouts in a petrochemical plant. What immediate action would you take as a HSE engineer? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि my response would be activate the emergency response plan such as triggering fire alarm, notifying the emergency response team. Then I will assess the situation. I will determine the fire class, source of fuel and wind direction. Then I will implement firefighting measures. I will use appropriate extinguishing agents such as foam for hydrochemical fires. Then I will coordinate with the evacuation part, ensuring the employees follow pre-established escape routes. Then I will communicate with authorities. I will inform the fire department and regulatory body. Then I will do the post-incident investigation where I will identify the root causes to prevent the future occurrence. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि a worker collapsed inside a confined space. How would you handle the rescue? इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि a confined space rescue requires extreme caution. My step would be avoiding immediate entry where I will prevent the additional casualties by first assessing the atmosphere, ventilating the space, increasing airflow to dilute toxic gases, using non-entry rescue method by attempting the retrieval using a tripod and winch system, then equipping the rescue team, ensuring the rescuers wear scuba and harnesses during the rescue operation. Then I will provide the first aid and I will transport the injured person. By this approach minimize risk while ensuring an efficient rescue operation. फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा सकता है कि during an HSE audit you discover that 30% of employees are not wearing required PPE. How would you address this situation? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि I would approach this by identifying reason for non-compliance. I will conduct interviews to determine if the issue is discomfort or lack of trainings or negligence by worker. Then I will take immediate corrective action by reinforcing PPE requirements through toolbox talks and supervisor intervention. Then I will enhance PPE management by ensuring the availability of comfortable and task-specific PPE. Then I will implement the behavior-based safety program by encouraging safety ownership through positive reinforcement. Then at the last, I will enforce the disciplinary action. If the non-compliance persists, I will issue the formal warnings or penalties as per our company policy. Then question number 29 we have you are leading an HSE training session but employees seem disengaged. How do you improve the participation?
तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि आई वुड इनहेंस एंगेजमेंट बाय यूजिंग रियल लाइफ केस स्टडीज वेयर आई विल मेक द ट्रेनिंग रिलेटेबल विद पास्ट एक्सीडेंट एग्जाम्पल. Then I will do the interactive demonstration by conducting hand-on PPE usage, fire drills or hazard simulation. Then I will do the incorporating gamification like using quiz, role-playing and reward for active participation. Then I will encourage the open discussion by allowing workers to share their safety concerns. Then I will provide the feedback mechanism by adjusting training content based on employee feedback for continual improvement. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है. अ कॉन्ट्रैक्टर रिपोर्ट आर नियर मिस इंसिडेंट बट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज फुल डिटेल्स. हाउ डू यू हैंडल दिस सिचुएशन. तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि आई विल इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी बाय इंश्योरिंग द कॉन्ट्रैक्टर दैट रिपोर्ट विल नॉट लीड टू ब्लेम. देन आई विल इन्वेस्टिगेट इनडायरेक्टली बाय स्पीकिंग द विटनेसेस एंड रिव्यूइंग CCTV फुटेज. देन आई विल एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग बाय हाईलाइटिंग हाउ नियर मिस डेटा improve safety. Then I will encourage anonymous report by offering alternative way to submit details of incidents. Then I will review contractor safety compliance by assessing if the contractor require additional training. दोस्तों आज तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू में, तो उनसे मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ. तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ HSE इंजीनियर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है उस कंपनी के ऊपर कि उसके जो सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं वो क्या है. उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में रिसर्च करनी है कि उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के हैं, मैन्युफैक्चरिंग हैं, या फिर वो ऑयल एंड गैस जो है उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने किसी भी इंटरव्यू से पहले रिसर्च करके जानी है. फिर आपने किसी भी HSE इंटरव्यू में जो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो लाजमी शेयर करना है, और कैसे शेयर करना है ये भी आपने प्रिपेयर करके जाना है. और फिर इंटरव्यू के दरमियान भी आपने वर्क प्लेस सेफ्टी और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए आपने अपनी एक्टिवनेस और इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करना है. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो की मदद से आपको ये पता चल गया होगा कि HSE इंजीनियर के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपने किस तरीके से जवाब देना है ये भी आपको पता चल गया होगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें. गुड बाय.